हेलो बच्चों। आओ हम शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो का। आज आप लोगों को थ्योरी की क्लास पढ़ाई जाएगी। ध्वनि आपका पाठ है 12। इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि ध्वनि है क्या, और इससे संबंधित जो भी पाठ में आएंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे पूछा गया है कि ध्वनि का परिचय बताना है आप लोगों को, ध्वनि होता क्या है। तो जैसे दिया गया है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जिसे हमें सुनाई देता है। तो आप लोगों को देखिए नीचे लिखा गया है कि क्या होता है हमें, जिससे हमें सुनाई देता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम, जैसे टेलीफोन की घंटी हो गई, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, या मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन की भी ध्वनियाँ सुनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी ध्वनियाँ हैं। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आइए हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। डायग्राम में बताया गया है कि जब हम हथौड़े के माध्यम से लोहे की वस्तु पर, पतली पन्नी हो, उस पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, तो क्या होता है, आवाज आता है। तो वही क्या होती है, ध्वनि होती है। देखिए इसमें दिया गया है कि किसी माध्यम में किसी ध्वनि स्रोत द्वारा विक्षोभ उत्पन्न करने पर इनमें अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे कानों को सुनाई देती है, जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं। तो याद रखना, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगों में से कोई एक होगा जो उत्पन्न होगा, जो हमारे कानों को सुनाई देगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। जैसे आगे अब बताया गया है कि आप लोगों को ध्वनि तरंगे क्या हैं। जैसे इसमें दिया गया ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, जैसे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अतः ध्वनि को संपूर्ण रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम तरंग का अध्ययन करना होता है। तो तरंग को अब जानना होगा कि तरंग होता क्या है। तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल या विक्षोभ है, इसमें दिया गया है, होने वाली वह हलचल व विक्षोभ है जो बिना रूप बदले, याद रखना, जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तरंग, ठीक है, तो ये क्या होता है, बिना मार्ग को बदले हुए यह एक रूप से आगे बढ़ती है एक माध्यम के निश्चित वेग में। आगे दिया गया है कि तरंग का यह वेग जो होता है आपका किसी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो माध्यम में तरंग या विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। याद रखना, माध्यम में तरंग अथवा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। अब इसको जानने के लिए हमको तरंग गति की विशेषताएं जानना आवश्यक है। तरंग गति की विशेषता जानने के लिए, जैसे तरंग गति की उत्पत्ति किसी माध्यम में किसी स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न करने से होती है, पहला हो गया। दूसरा जो होता है, तरंग गति के कारण माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण की को स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला है कि तरंग गति के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे गति नहीं करते, वरन अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आवर्त गति करते रहते हैं। याद रखना है, क्या करते रहते हैं, आवर्त गति करते रहते हैं। इसमें जो आपका एक इम्पोर्टेंट आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का संचरण होता है इसमें। याद रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ये आपके लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होती है। फिर दिया गया है कि किसी सरल
तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरल आवर्त गति करते हैं। अब आता है आप लोगों का तरंगों के प्रकार। इसमें तरंगों के प्रकार पूछे जाते हैं। तो तरंगों के प्रकार जो होते हैं दो होते हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। दो प्रकार की तरंगे, यांत्रिक तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे आइए देखते हैं क्या होती हैं। देखिए, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं ये किसी पदार्थ के कणों के दोलन में उत्पन्न होने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। कैसे उत्पन्न होंगी? कणों के दोलन से। दोलन आप लोग पढ़े होंगे, को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं उनका संचरण केवल किसी पदार्थ के माध्यम। अब पदार्थ का माध्यम आप लोगों को पता है कि पदार्थ का माध्यम होता क्या है भाई, ये तीन ही तो होंगे, ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा, में होकर ही संभव होता है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होंगी? यांत्रिक तरंगे आपकी जो होती हैं वह दो प्रकार की होती है। पहला तो अनुप्रस्थ होगा, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यमों के कण, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। कैसे कंपन करेंगे? लंबवत दिशा में कंपन करेंगे। जैसे आप शांत जल में पत्थर डालने पर देखे होंगे, जो उत्पन्न तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, जैसे तनी डोरी जैसे आप सितार के तार हो गए, अथवा एक सिरे पर दीवार से बंधी डोरी को दूसरे सिरे से ऊपर नीचे झटका देने पर क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो आपका बनाया गया है ये आपका इसी पर निर्भर करता है कि एक डोरी को एक किनारे से आप बांध दीजिए और दूसरी तरफ से आप उसको ऊपर नीचे झटका दीजिए, तो वह आपकी जो तरंगे उत्पन्न होंगी आपकी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे लोहे के टुकड़े में भी आपको देखने को मिलता है। दूसरा डायग्राम आपको बताता है कि आपको कैसे लोहे के टुकड़े को ठोकने पर, आपने स्कूल में देखा होगा कि स्कूल में जब घंटी बजती है तो लोहे के प्रहार से दूसरे लोहे पर किया जाता है, तो जो कंपन उत्पन्न होता है वह भी आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अब अनुदैर्घ्य तरंग की विशेषता क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं इनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, आपका पहला टॉपिक कहता है। दूसरा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण से संपीड़न तथा विरलन होता है, ये हो गया। तीसरा आपका कहता है ये तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों में चल सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों में चलती हैं, माध्यम का कोई भी कण हो। और चौथा है कि इन तरंगों के कारण दाब परिवर्तन होता है। याद रखना, इन तरंगों के कारण क्या होता है? दाब परिवर्तन होता है। अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताया गया है, तो आप वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे इसमें 5 विशेषताएं आप लोगों को बताई गई हैं, तो आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी जो पढ़ाया गया है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहे। उसके बाद आगे दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? वह तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम, याद रखना कैसा माध्यम? भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। कौन सा? भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे हैं, गामा किरणें तथा यक्स किरणें आदि हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। आपने इंपॉर्टेंट चीज नोट किया होगा, पढ़ा भी होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अगला कहता है कि ध्वनि का संचरण। अब ध्वनि का संचरण कैसा होता है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि का संचरण कहते हैं। यह तीनों माध्यम में होगा, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों माध्यम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये तीनों माध्यम में होता है। जैसे दिया गया वायु या गैस में ध्वनि का तरंगों का संचरण कैसे होता है, तो इसमें बताया गया है कि जो वायु होगी उसमें उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, इनका संचरण जो होता है वायु के दाब में परिवर्तन होता है, जिसे संपीड़न या विरलन होता है। आइए उदाहरण देखते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे संपीड़न दिया गया है, विरलन है, संपीड़न है, तो ये आपको चार माध्यम से बताया गया है कि चारों माध्यमों में ये कैसे होता है। आगे आप लोगों को बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि ये आवृत्ति, आयाम तथा वेग, इनके जो होते हैं वो लक्षण होते हैं। तो इसमें पहले हमको जानने के लिए क्या आवश्यकता होगी? साम्य स्थिति इसकी। दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है, उस बिंदु को वस्तु की साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति कहते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपके थ्योरी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर विस्थापन आता है। विस्थापन आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं कि दोलन करने वाली किसी वस्तु की किसी क्षण साम्य अवस्था से दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। और तीसरा आता है दोलन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन। वह राशि जो दोलन करने वाली वस्तु के विस्थापन एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर व्यक्त करती है, दोलन की कला कहलाती है। दोलन की कला जो होती है ये आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि यही चित्र जो होता है यह आपका क्या होगा? तरंग का संचरण कराता है। ये चीजें, ये दोलन का एक माध्यम है, दोलन की एक कला है। कहते हैं कि एक तरंग में स्थित सभी कण जिनके विस्थापन समान हैं तथा एक दिशा में गति कर रहे हैं, समान कला में कहलाते हैं। ये समान कला में आपको प्रदर्शित करता है। आगे है आयाम दिया गया है कि तरंग के संचरण का जो भी माध्यम होगा कि कणों के अपनी साम्य स्थिति के एक ओर अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग का आयाम कहलाता है। अगला है कि दोलन काल। दोलन काल है वह समय अंतराल जिसमें माध्यम का कोई कण एक दोलन पूरा करता है, तो तरंग का दोलन काल अथवा आवर्त काल कहलाता है। अगला दिया गया 6 नंबर पे आवृत्ति, जिसको आप लोग कहते हो फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी पे ये चल रहा है? तो तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आगे है तरंग चाल। तरंग चाल आपका दिया गया है कि तरंग चाल क्या है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। फिर आता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है? कि माध्यम के किसी कण को एक कंपन करने में लगे समय के दौरान तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे तरंग चाल, आवृत्ति तथा अनुदैर्घ्य में संबंध जो होगा उसके लिए बताया गया है कि t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लेमडा सेकंड में ये चीजें आपकी होती हैं। फिर आता है प्रबलता अथवा मृदुता। प्रबलता अथवा मृदुता क्या है? प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। प्रबलता याद रखिएगा, ये चीजें होती हैं कि कोई चीज हमें क्या होगी? धीमे सुनाई देगी अथवा तेज सुनाई देती है। और जब कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो प्रबलता कम होती है, और जब हमको तेजी से सुनाई पड़ती है तो प्रबलता उसकी क्या होगी? अधिक होगी। याद रखना, ये चीजें बहुत जरूरी है कि जब ध्वनि धीमी सुनाई दे तो प्रबलता कम होगी, और जब तेज सुनाई दे तो प्रबलता
अधिक होती है। फिर आगे आप लोगों का बताया गया है कि तरंग विक्षोभ ये मृदु ध्वनि के लिए है और ये प्रबल ध्वनि के लिए है। मृदु मतलब धीमी ध्वनि के लिए और ये प्रबल माने तेज ध्वनि के लिए होता है। फिर आता है आप लोगों का गुणता। पहले गुणता जानने के पहले हम मृदुता जान लें कि मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है जबकि प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। याद रखना है, इसे डेसिबल से मापा जाता है। फिर आगे आप लोगों का आता है गुणता। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, गुणता होता है। तीव्रता दिया गया है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रति सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा जो होती है वह क्या कहलाती है, ध्वनि मात्रा कहलाती है। इसका SI मात्रक याद रख लीजिएगा, वाट मीटर स्क्वायर होता है। फिर आगे दिया गया है कि सांगीतिक ध्वनि तथा शोर वे ध्वनियां जो निश्चित आवृत्तियों के नियमित स्वर होते हैं सांगीतिक ध्वनि कहलाते हैं। सांगीतिक ध्वनि जो होता है वो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है और वह ध्वनि जो किसी वस्तु की अनियमित कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है उसे हम शोर कहते हैं, जो अनियमित होती है। इसका कोई मतलब बेस नहीं होता कि तेज है कि धीम है कैसा है। जो संगीत जो होता है वह कानों को प्रिय लगता है जबकि शोर नहीं लगता है, जो अभी आपको हम बताए थे। ध्वनि की तीव्रता अथवा प्रबलता में अंतर क्या होता है, तो प्रबलता में इसका जो होता है एक अर्थ नहीं होता है। इसका पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं लेकिन इसका अर्थ जो होता है वह एक नहीं होता। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये आपको कुछ बताए गए हैं कि माध्यम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में तरंग की चाल क्या होगी 258 है, एल्कोहल में, जल में, तांबा में, लोहा में, कांच में, आप लोगों को इसकी बताई गई है। अब ध्वनि की चाल जब पूछी जाती है तो आप रूट लगाइएगा। इसका फार्मूला होता है प्रत्यास्थता गुणांक अपान घनत्व होता है, या अंडर रूट के अंदर ही होगा। वायु में ध्वनि की चाल का परिवर्तन दिया गया है। तो वायु में ध्वनि की चाल का परिवर्तन जो होता है ये आपको बताया गया है। तो इसमें वायु में ध्वनि की चाल उसके दाब परिवर्तन से नहीं बदलती है। दूसरा है वायु में ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से बढ़ती है। तीसरा है वायु में ध्वनि की चाल सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। और डी ऑप्शन कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल पवन की दिशा में अधिक तथा उसके विपरीत कम होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव जो दिया गया, दाब, इसमें दाब का प्रभाव है, आप देख लीजिएगा, दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव। ठीक है, आगे दिया गया है कि आर्द्रता का प्रभाव होगा। इसमें आर्द्रता नमी युक्त जो होता है, शुष्क वायु में इसका घनत्व कम होता है, ये आर्द्रता के अंदर आता है। और वायु का प्रभाव जो होता है, यदि वायु चल रही है तब ध्वनि की चाल बदलती रहती है। अगर वायु तेज है तो ध्वनि की जो चाल होगी वह तेज होगी, अगर हवा कम है तो ध्वनि की चाल जो होगी वह कम होती है, और ध्वनि तेज है तो उसका तेज होगा। आवृत्ति दिया गया है, इसको आप लोगों को आगे भी पढ़ाया गया अभी। उसके बाद ध्वनि बूम दिया गया। ध्वनि बूम क्या है, इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि शब्द पराध्वनि किसी वस्तु की चाल को संकेत करता है जो ध्वनि की चाल से अधिक होता है। ठीक है, जैसे बंदूक की गोलियां हो गई, रॉकेट हो गए, इस तरह के। आगे दिया गया है कि ध्वनि बूम किसी वायुयान से प्रघाती
तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोटी शोर है जो ध्वनि की चाल से भी तेज चल रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, असहनीय तेज शोर उत्पन्न करता है जो हमारे कानों में दर्द उत्पन्न कर सकता है। आगे बताया गया है आप लोगों का कि ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम दीवारों पर या बंद कमरे में यदि हम आवाज को बोलते हैं तो वह दीवार से टकरा करके पुनः उसी तेज रफ्तार, तेज गति से क्या करती है, ध्वनि को परावर्तित कर देती है। सीधा एक शब्द में कहने का मतलब यह है कि ध्वनि का दीवारों से टकराकर वापस लौटना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो ये आपका हो गया। जैसे इसमें ध्वनि का मतलब जानने के लिए कुछ नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित ध्वनि तरंग अभिलंब तथा परावर्तित ध्वनि तरंग एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सोनार देखा होगा, ध्वनि पट्ट देखा होगा। अब प्रतिध्वनि क्या है, किसी स्थान पर की गई ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको नोट करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी कि किसी स्थान पर की गई ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अनुरणन क्या है, अनुरणन जो होता है जिसको आप कहते हैं रिवर्बरेशन, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ध्वनि का यह बारंबार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता अनुरणन कहलाता है। याद रखना, बारंबार किसी शब्द को आप लोगों ने देखा होगा किसी बड़े से मैदान में या किसी ऊंचाई पर खड़े होकर के यदि आप आवाज करते हैं तो आपकी आवाज बहुत दूर तक गूंजती रहती है या आपको भी सुनाई देती रहती है। यह आपका अनुरणन कहलाता है। फिर आता है आपका श्रव्यता परिसर जो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अपश्रव्य तरंगे होती हैं। अपश्रव्य तरंगे क्या है, वह अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे जो होती हैं ना, ये मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। ये चीजें याद रखना है, इतना चीजें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी चीजें होती है, जैसे हो गया ये तिरंगे जो हम बना दे रहे हैं, इसमें ये चीजें होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे, जैसे भूकंप हो गया, तो ये सब चीजें आपको सुनाई नहीं देती हैं। ये केवल जानवर ही, जैसे व्हेल मछली हो गई, हाथी हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, ये सब इसको आभास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे श्रव्य तरंगे जो होती हैं, श्रव्य तरंगे क्या है, अब श्रव्य तरंगे वह है कि वह ध्वनियां जिन्हें हमारा कान आसानी से सुन सकता है, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी आवृत्ति जो होगी वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के तक होती है। याद रखना, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आती है पराश्रव्य तरंगे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं। इनको हमारा कान नहीं सुन सकता है। ये सुनने के लिए हमको क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है कान में। जैसे चमगादड़ हो गया, बिल्लियां हो गई, कुत्ते हो गए, इस तरह के जो जानवर होंगे ये पराश्रव्य तरंगों के सुन सकते हैं। अगला आपका कहता है सोनार। सोनार जो होता है कि एक उपकरण है जिसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है या जल के नीचे वस्तुओं जैसे मछली के स्रोत, नष्ट हुए जहाजों और दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। ये चीजें किसका उपयोग होगा, सोनार का उपयोग होता है। ठीक है, तो सोनार का उपयोग इसी के लिए पता लगाया जाता है कि समुद्र की गहराई के लिए, आप फिगर भी देख रहे होंगे, आपके सामने चित्र बना है कि मापने के लिए किया जाता है। मानव कर्ण की संरचना जो होती है वह 3 प्रकार से है। बाह्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है, अंतःकर्ण होता है। बाह्य कर्ण, यह कर्ण पल्लव कहलाता है, याद रखिएगा।
ये जो बाह्य कर्ण होगा यह आपका क्या कहलाएगा, कर्ण पल्लव कहलाता है। मध्य कर्ण जो होता है कि बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच 2 से 3 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है जिसे श्रवण नलिका कहते हैं, वह आपकी होती है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि 2 से 3 सेंटीमीटर की लंबी जो नलिका होती है वही आपकी क्या होती है, मध्य कर्ण होता है। फिर आता है आपका अंतःकर्ण। अंतःकर्ण क्या होता है, अंतःकर्ण इसमें एक कुंडलित नलिका कर्णावत होती है जो एक झिल्ली द्वारा संबंधित रहती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। और आइए फिगर देखते हैं, फिगर के माध्यम से कैसा होता है कि ये देखिए आपके सामने फिगर बनाया गया है, तो आप फिगर को देख सकते हैं। जैसे इसमें बनाया गया श्रवण तंत्रिका हो गई, मुग्धरक हो गया, निहाई हो गई, अर्धचंद्राकार नलिका हो गई, अंडाकार छिद्र हो गया, तरल हो गया, कर्णपटल है, वलयक है, श्रवण तंत्रिका, ये सबसे अंदर का भाग होता है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है जहाँ आपका कहते नहीं कि एक झिल्ली लगी रहती है, पन्नी लगी रहती है जिससे आवाज जो होती है अंदर की तरफ जाती है, यह सबसे अंदर के तरफ होता है। तो ये आपका चैप्टर था और आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे इस तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू।